एनपीओ का बैलेंस शीट बाकी बैलेंस शीट से अलग कैसे होता है? वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो मेन एसेट्स होती हैं वो तो एसेट साइड्स में ही रहती हैं, बस लायबिलिटी साइड में इतना छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में होती है कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर या फिर सिर्फ कैपिटल, लेकिन एक एनपीओ की बैलेंस शीट में आ जाता है कैपिटल फंड। और उसके साथ ही एनपीओ में फंड बेस अकाउंटिंग भी की जाती है। फंड बेस अकाउंटिंग वो होती है जिसमें फंड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ एनपीओ को दिया जाता है और उसी डायरेक्शन में उसको फंड को यूज किया जाना चाहिए। जितनी भी इनकम उस फंड से जनरेट होगी स्पेसिफिक फंड से, वो इनकम स्पेसिफिक फंड में ही क्रेडिट हो जाएगी और ट्रस्ट की लायबिलिटी ही रहेगी, और जितना एक्सपेंस होगा वो उस फंड में से घटता जाएगा। यही है फंड बेस अकाउंटिंग। और जो पैसा बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की दिया जाता है वो पैसा वो सिर्फ कैपिटल फंड कहलाता है। आइए स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट बनाते टाइम पर मैं आपको एक एक आइटम इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक ट्रस्ट है और वो एनपीओ है, ठीक है। अब उस एनपीओ के पास में एक बिल्डिंग है और एक लैंड है। लैंड और बिल्डिंग दोनों कैसे हो सकते हैं? तो बिल्डिंग बन गया उस लैंड पे, लेकिन बाहर चार दीवारी के और बिल्डिंग के बीच में काफी जगह है, तो लैंड भी खाली पड़ा है और बिल्डिंग भी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की, ठीक है। उसके बाद जो एनपीओ है उसके पास में एक फर्नीचर भी है। फर्नीचर में सोफा, टेबल, चेयर ये सब उनके पास है, तो फर्नीचर भी है। फिर कैश भी पड़ा है पास में, यानी जेब में पैसा भी है। जो उनका अकाउंटेंट है एनपीओ का उसके पास ये कैश होगा जरूर। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ये हो रही है 1 अप्रैल 2022 के दिन, ना ही उसके बाद में ना ही उसके पहले। तो 1 अप्रैल 2022 को रात को 12 बजे जब तक पैसा था 25,000 रुपए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये जो एनपीओ है इसका कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। सब्सक्रिप्शन यानी कोई भी सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना जिससे जो सब्सक्रिप्शन लेने वाला पर्सन है उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए, उसके बदले में वो पैसे देता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अदर देन एनपीओ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि यूट्यूब सब्सक्रिप्शन या नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। वहां पर हम एक मंथली पेमेंट करते हैं और उसके बदले में हमें राइट्स मिल जाते हैं वो वीडियोस एक्सेस करने के। तो आइए, ये वही है। कुछ लोग हैं, सपोज करते हैं कि 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है और 30 लोग हैं, टोटल 100 लोग हो सकते हैं मे बी, उसमें से 30 लोगों ने पैसा अभी तक दिया नहीं है, यानी 30,000 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस के अभी भी रिसीवेबल है, ठीक है। लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। अब ट्रस्ट की, एनपीओ की कुछ लायबिलिटी भी हो सकती हैं, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो एनपीओ है इसने बैंक से एक लिमिट ले रखी है कि ये बिना पैसा जमा कराए उस लिमिट तक पैसा यूज कर सकता है बैंक का। ये पैसा बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन की तरह होता है, या फिर मैं कहूं एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसके ऊपर ये कुछ नॉमिनल, नॉट नॉमिनल, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देते हैं, लेकिन बैंक इनको इजाजत देता है कि लिमिट तक वो उस पैसे को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इनकी लिमिट है 1 लाख रुपए, लेकिन इन्होंने 20,000 रुपए ही विड्रॉ किया है अभी बैंक से, तो ये इनकी लायबिलिटी है। ये पैसा एनपीओ का नहीं था, ये पैसा इन्होंने बैंक से लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो ये वापस देना पड़ेगा, तो ये इसलिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भी अभी तक पे कर देना चाहिए था लेकिन पे हुआ नहीं है, तो उसका मतलब है आउटस्टैंडिंग। और ये सैलरीज, सैलरी मतलब वेतन, वेतन अभी तक पे नहीं किया है जो लोग एनपीओ में काम करते हैं,
अब 5,000 सपोज कर दिए किसी एक पर्सन की है, एक वहां पर कोई वर्कर है जिसकी सैलरी है 5,000 रुपए, मे भी हो सकती है 10,000 रुपए भी हो, लेकिन हम मान लेते 5,000 है, और ये सैलरी 31 मार्च के दिन पेबल थी और 1 अप्रैल को भी ये पे नहीं हुई है, इसलिए अभी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ये पे की जाएगी, तब ये हाँ यहाँ से हटेगी, इसलिए अभी तक ये आउटस्टैंडिंग है। ये सैलरी के अगेंस्ट में वर्कर ने पूरा मार्च मंथ काम किया है, और ये सैलरी अब एनपीओ की एक लायबिलिटी हो गई है कि कभी भी ये पे करनी ही करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ऑफ XYZ एनपीओ एज ऑन 1 अप्रैल 2022। एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही रहेगा। और ये फॉर्मेट जैसे जैसे अगर हम शेड्यूल 3 की तरफ मूव करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट वर्टिकल हो जाता है। इसको मैं अगर घुमा दूं, ऊपर कर दूं, तो लायबिलिटी ऊपर चली जाएगी और एसेट्स नीचे आ जाएंगी। बाकी चीजें सेम, एसेट्स में एसेट्स ही आएंगी, लायबिलिटी में लायबिलिटी आ जाएंगी। पर शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट होता है जिसमें उसी सीक्वेंस में हमको अरेंज करना पड़ता है। जैसे सबसे ऊपर कैपिटल, फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, ऐसे एक सीक्वेंस है, उसके साथ ही उसको बनाया जाता है। यहाँ पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता है एनपीओ के केस में, तो यहाँ पर टी शेप, इस बैलेंस शीट को बोलते हैं टी शेप। टी शेप बैलेंस शीट ही बनाई जाएगी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूं एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, एक चीज रह गई है इसमें, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2022। कैपिटल फंड यानी ट्रस्ट की, एनपीओ की कैपिटल। जैसे एक प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है, वैसे ही एक एनपीओ की भी कैपिटल होती है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी मैं इसको यहां लिख देता हूं, कैपिटल फंड। वैसे जनरली ये क्वेश्चंस में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट ही ये करना है कि कैपिटल फंड क्या है, तो वो मैं यहां लिख देता हूं अभी, बाद में बैलेंस फिगर हमारा कैपिटल फंड में आ जाएगा। फर्नीचर, 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 फर्नीचर 65,000। उसके बाद में कैश इन हैंड, उसको मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मैंने बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब कोई भी सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना और उसके बदले में कुछ पैसे देना और उस सर्विस का मजा लेना। तो ये एनपीओ कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके बदले में कुछ लोग इसको सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसमें से कुछ लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, तो एनपीओ को वो पैसा अभी भी मिलना बाकी है, इसलिए इनके पास वो रिसीवेबल है। मैंने लिख दिया है 30,000। उसके बाद में कैश इन हैंड, कैश हमेशा लास्ट में लिखने की कोशिश कीजिए, किसी भी बैलेंस शीट में कैश लास्ट में। 25,000। उसके बाद में लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ओडी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओडी बोल देते हैं, ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग नहीं होता, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो ये बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है, ये टोटल अलग है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। अब इसका टोटल कर लो, 2,65,000, 2,95,000, 3,00,000, 3,20,000, 3,20,000। अच्छा, जब भी ये स्किल बता देता हूँ, सॉफ्ट स्किल, जब भी टोटल करे तो नीचे जो ग्रैंड टोटल होता है हमेशा डबल लाइन से कवर करना,
और 3,20,000, 3,20,000 में से 20,000 गए, 3 लाख, उसमें से 5,000 गए, 2,95,000 आपका कैपिटल फंड। और जब भी कोई बैलेंस फिगर निकालें तो ब्रैकेट में BF लिख दें। BF उसका मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होता, इसका मतलब है बैलेंस फिगर, वो यहां जरूर लिख दें। 3,20,000। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि समझ ना आए, लेकिन जैसे 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 अकाउंट्स की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे, उस टाइम पर ये चीजें ही आपको भारी 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 लगने लग जाएंगी और आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से ये छोटे छोटे सवालों का लिखने का प्रयास शुरू कर दे, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और एनपीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी टाइम पर 12th में, सीए फाउंडेशन में और बाकी जगह भी, तो एनपीओ हमेशा ही रहेगा। आप इसको अच्छे से कर लो, सीए में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।